हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरी तरफ से थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट वीडियो होने वाली है। एक्चुअली ये वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, पर स्टिल मुझे लगा कि थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हैं हमने वो नहीं किए हैं या जो कर भी लिए हैं उन्हें हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इरिवर्सिबल केस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन के केस में वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपको ये केमिकल रिएक्शन गिवन है तो उसके लिए आपको वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि डिस्कस करेंगे, जो हमारे रह गए थे या जो हो भी चुके हैं उनको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट वीडियो होने वाली है। हम ओवरऑल पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में जो भी बचे टॉपिक्स होंगे वो भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट विद द लेक्चर। तो करते हैं स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैसे तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, पर स्टिल कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हमने डिस्कस शायद नहीं किए हैं, तो उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे और जो नए फॉर्मूलेज हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एप्लीकेशन क्या होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस या टू एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस से आप क्या समझते हो? एडियाबैटिक का मतलब हीट से रिलेटेड है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता ही है कि जो हीट होती है, यहाँ पे हीट क्या होती है? हीट रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। यस और नो? ओके, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, डेट इज du इज इक्वल्स टू dq प्लस में dw। अब आपको पता ही है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हीट तो कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है तो दिस वैल्यू बिकम्स ज़ीरो, ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ क्या लिख दोगे आप? दैट इज du इज इक्वल्स टू dw, ये बच गया। अच्छा, अब तो इतना समझ में आया आपको? ओके, तो अब आपका du dw के इक्वल आ गया है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज डेल्टा u इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डेल्टा u इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी के केस में ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, है ना? ओके, तो अगर इसको d की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? du इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा ये। अब आपको पता है du तो dw के इक्वल है, इसका मतलब मैं du के रिप्लेस करके यहाँ पर dw के इक्वल लिख सकती हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो फॉर्मूलेज आ चुके हैं। एक्चुअली फॉर्मूला तो आप यही यूज़ करने वाले हो, इसका तो बस एक यूज़ किया था हमने कि dw इसके इक्वल आ जाए, बात सिर्फ इतनी सी थी इसकी। तो ठीक है, हमने क्या किया है स्टार्टिंग से अब तक देखा जाए, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है कि हीट की कांस्टेंट रहती है। अब हमें पता है du इज इक्वल्स टू dq प्लस में dw होता है, तो यहाँ पे हीट तो कांस्टेंट होगी, क्या बच गया? du इज इक्वल्स टू dw। ओके, अब आपको पता है डेल्टा u इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल होता है, और अगर इसको du के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा, ये है ना? अब आपको पता है du तो dw के भी इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम dw लिख सकते हैं। यही काम हमने यहाँ पर किया। समझ में आया इतना? ओके, इसको अब मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन सी वी T2 माइनस में T1। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? लिमिट्स लगा करके हमारे पास यही तो आएगा। ओके, तो अब आपको जो मेन फॉर्मूला समझना है वो क्या है? वो ये है कि अब आपके पास ये फॉर्मूला आ गया और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था,
एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, है ना, Cp माइनस Cv R के इक्वल होता है। अच्छा, इस पूरी टर्म को अगर आप डिवाइड कर दोगे डिवाइडिंग होल टर्म बाय Cv, तो हमारे पास, तो जब आप इस पूरी टर्म को Cv से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये हो गया, ठीक है। Cv से Cv कैंसिल, ओके, Cp डिवाइड बाय Cv इज पॉइजन्स रेशियो रिप्रेजेंटेड बाय गामा, -1 इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय में Cv, ये आ गया। यहाँ से Cv की वैल्यू को कैलकुलेट की जाएगी तो क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाय गामा -1। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस Cv की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। Cv की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है यहाँ पर आपको पुट कर देनी है, ठीक है। तो मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ Cv, Cv की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा, dw इज इक्वल्स टू n R डिवाइड बाय में गामा -1 इंटू में T2 माइनस में T1। यही फॉर्मूला है जो आपका आ गया है, ठीक है। इसको आप W की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला जो कि आप यूज कर सकते हो अगर आपको पॉइजन्स रेशियो T2 T1 NR मतलब इन सब की वैल्यूज गिवन है इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज क्वाइट यूजफुल फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स अगर आपको ये सब वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो ये हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो हम डिस्कस कर ही चुके थे। उसके बाद आपने इस फॉर्मूले से की हेल्प से Cv की वैल्यू को कैलकुलेट किया और Cv की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये फॉर्मूला बना दिया। अब ये फॉर्मूला एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे देखते हैं। देखो क्या है ये, W इज इक्वल्स टू NR डिवाइड बाय में गामा -1 इंटू में T2 माइनस में T1, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको पता है कि PV इज इक्वल्स टू NRT के इक्वल होता है ना, NRT के इक्वल होता है। इसको ओपन करके लिख दो तो PV की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये बिल्कुल लिखा जाएगा, ठीक है। इसको जब आप ओपन करोगे तो NR T2 माइनस NR T1 बन जाएगा ये, एंड दिस कैन बी रिटन एज P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय में गामा -1। तो आप इन दोनों फॉर्मूलेज में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो वैल्यूज़ जो आपको गिवन है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वाइट यूज़फुल रह सकते हैं दोनों फॉर्मूलेज। आई होप आपको इतना समझ में आया है, इट वॉज़ वेरी सिंपल, ठीक है। डेरिवेशन इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको टाइम की मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए एग्ज़ाम में, है ना। तो आपको अगर ये दोनों फॉर्मूलेज पता है तो आप वैल्यू के अकॉर्डिंग बस आप देख लोगे, प्रेशर वॉल्यूम गिवन है ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टेम्परेचर गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। टू कैलकुलेट वर्क डन, ये भी किसके इक्वल आया है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इस फॉर्मूले में अगर आप T2 को बड़ा रखोगे T1 से, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी फिर, पॉजिटिव होएगी। इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना। और अगर आप T2 की वैल्यू लेस देन T1 रखोगे तो, T2 की वैल्यू लेस देन T1 रखोगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो आप इसके बेसिस पे वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ये भी बता सकते हो क्वेश्चन में कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इतना समझ में आया आपको, वेरी गुड, इतना समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। वैसे तो हमने ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, पर स्टिल मुझे लगा कि थोड़े बहुत कंसेप्ट रहते हैं, फॉर्मूलेज मेरे पास हैं जो कि मुझे आपसे शेयर करने चाहिए, ठीक है। क्या पता आपके काम आ जाएं, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज़ हमने पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन
डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बेसिस पे रिलेशन देखते हैं। देखो आपको पता है दैट इज डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस में, ऐसे लिख सकती हूँ डी पी वी। एंथैल्पी किसके इक्वल होती है? एंथैल्पी इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू यू प्लस में पी वी ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो डी पी वी का मतलब क्या है, इसको हम अगर ओपन करके लिखते हैं तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट डी पी वी मतलब कि P2 V2 माइनस P1 V1, है ना, P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाएगा। अब हमें पता है फॉर आइडियल गैस PV किसके इक्वल होता है? nRT के इक्वल होता है, मतलब इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो इसके प्लेस में मैं ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल, दैट इज DH इज इक्वल्स टू DU प्लस में N2RT माइनस N1RT। अब आपको पता है कि यहाँ पर RT तो कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे तो क्या बच जाएगा? N2 माइनस N1 एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा NG। यही एक फॉर्मूला है जो कि आप यूज कर सकते हो, दैट इज DH इज इक्वल्स टू DU प्लस में RT डेल्टा NG। इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें हम। देखो फॉर्मूला को डिराइव करना बहुत इजी था, कुछ भी नहीं किया। आई एम सॉरी, इसको ओपन करके लिखा, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू nRT आपको पता है आइडियल गैस के केस में अप्लाई करते हैं। आपने जो गैसियस कांस्टेंट है और जो टेम्परेचर है उसे बाहर निकाल लिया, बिकॉज दीज आर कांस्टेंट एंड कॉमन ऑल्सो, और यहाँ पे N2 माइनस N1 को आप डेल्टा NG लिख सकते हो। डेल्टा NG क्या होता है? डेल्टा NG इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। ऐसे समझ में नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखो। तो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको एक रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन आप करवा रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आउट ऑफ दिस फोर विच इज ट्रू, आपने इसको टिक करना है। और ये सब क्या है? दिस इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म, ये भी गैसियस फॉर्म में और ये भी गैसियस फॉर्म में। इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे? देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशनशिप का पता होना चाहिए, वो आपको इस फॉर्मूले से पता ही है। दैट इज व्हाट? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा NG RT। ठीक है, अब देखो डेल्टा एच की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, एज इट इज रहेगा। डेल्टा यू की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, एज इट इज रहेगा। डेल्टा NG ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस केस में डेल्टा NG क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म। ये प्रोडक्ट है, कितने मोल्स है गैसियस फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में है, कितने मोल्स है? 2 माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, कितने मोल्स है? 3। यहाँ पर कितने? 1। 3 + 1 दैट इज 4। तो डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज -2 RT, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा कोई ऑप्शन आया नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा H प्लस में 2 RT इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। बस अब तो आप ये देख करके आउट ऑफ दीज 4 अपने आप सिलेक्ट कर लोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डेल्टा H डेल्टा यू के इक्वल नहीं आया, डेल्टा H 0 के इक्वल नहीं आया, डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा यू नहीं, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा यू। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको डेल्टा H डेल्टा यू के बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। इतना क्लियर है? ओके, आगे चलें। ठीक है, देखो तो अब तक हमने 3 फॉर्मूलेज देख लिए हैं। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन देखी ऑन द एडियाबैटिक प्रोसेस, और अभी हमने डिस्कस किया डेल्टा H और इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
TLOT, स्टेटमेंट देखनी है बस हमें, और ये भी मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज इट इज़ गिवन इन NCERT बुक, ठीक है। इस वजह से हम ये थोड़ा सा समझते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप देखोगे तो उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। देखो एंट्रोपी आपने अच्छे तरीके से समझी हुई है, तो उसी के बेसिस पे है ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी की बात की जाए तो एंट्रोपी का क्या मतलब होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, या फिर मेजर ऑफ रैंडमनेस, या फिर डिसऑर्डरनेस मतलब होता है एंट्रोपी का। तो अगर हम देखें कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, सपोज आपने ना यहाँ पे एक सॉलिड लिया है, सॉलिड आपने यहाँ पे लिया है और आप इसे हीट कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा? ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन द पोजीशन, है ना, इनमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से ये बिल्कुल हीट करोगे तो फिर एकदम से काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या होगा? आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होगा इसके अंदर? डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी, इसका क्या मतलब है? एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी, एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है ना। इसका मतलब क्या? आप ऐसे लिख सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। अब यही केस अगर हम लो टेम्परेचर पर देखें, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो देखो, टेम्परेचर डिक्रीज का क्या मतलब है? आपके पास पानी था और आपने उस पानी को फ्रिज में रख दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो इट नाउ बिकम्स एन आइस, अब वो आइस बन चुका है। इसका मतलब ये हो ना, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, पहले लिक्विड फॉर्म में था और अब एक किस फॉर्म में है? नाउ इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, यहाँ क्या मतलब है? टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? तो आप देख रहे हो कि लिक्विड के अंदर, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? लिक्विड के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके से, सपोज ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और ये सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज ऑर्डर्ड स्टेट, ये एक ऑर्डर स्टेट है, बिल्कुल कंप्लीट मैनर में अरेंज्ड है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रही है, डिसऑर्डरनेस इज डिक्रीजिंग, है ना। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज किया तो एंट्रोपी भी डिक्रीज हो गई, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे एंट्रोपी ऑल्सो डिक्रीजेस, ओके, ठीक है। अब अगर आपसे बात की जाए, ये तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के केस में हमने समझ लिया, अगर हम एकदम 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात करें, एट 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पे पता है आपको क्या होता है? एक परफेक्ट ऑर्डर्ड क्रिस्टल होता है, परफेक्ट ऑर्डर्ड क्रिस्टल। यही है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब क्या? एट एब्सोल्यूट, इसकी स्टेटमेंट अगर आप लिखोगे तो एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर आपने बिल्कुल 0 केल्विन टेम्परेचर लिया हुआ है तो जो एंट्रोपी होगी ना, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो किसके इक्वल होती है? इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कि 0 केल्विन पे आपके पास कौन सी ऑर्डर स्टेट बनती है? एक परफेक्ट ऑर्डर क्रिस्टल बनता है और इसकी एंट्रोपी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 0। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस हैं कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो नहीं होता। वो है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O, ठीक है। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर TLOT, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉलो नहीं हो पाता, जैसे कि CO2 हो गया, या फिर मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स हो गए, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस मच इज़ इनफ। आपको समझ में आ गया कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेट करता है, ठीक है। इसके अंदर किसकी बात की जाती है, एंट्रोपी की बात की जाती है, व्हाट आर दी एक्सेप्शंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया एंड दैट इज इनफ। क्लियर? तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या हुई? एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिख सकते हो, यू कैन राइट है सब्सटेंस किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल, ठीक है। ओके, तो दिस इज द लॉ। ओके, तो आई गेस आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन के केस में अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गिवन है, कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है, उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? जो आपके रिएक्टेंट्स होंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स इज गिविंग अस प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे वर्क डन को कैलकुलेट करने की सोचोगे, तो वर्क डन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, दैट इज व्हाट? -P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस में V1, V2 माइनस में V1। और अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के केस में लिखना चाहोगे तो यहाँ पे Vp माइनस में Vr लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब अगर आप इस पूरे माइनस को, मतलब ये पूरा जो -P एक्सटर्नल है, इसको अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो व्हाट यू विल गेट, और उसको करने से पहले जो हमारे पास P एक्सटर्नल है वो क्या है? P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, माइनस के साइन को तो बाहर ही रखते हैं और अंदर इसको देखते हैं। देखो, हमें पता है PV किसके इक्वल होती है? nRT के इक्वल होती है। PV इज इक्वल्स टू nRT। तो बस अब PV को हम nRT की फॉर्म में लिखेंगे, इतना करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज N2RT माइनस N1RT। और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के केस में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P, और ये क्या हो जाएगा? R। NPRT माइनस NRRT, ठीक है। RT को कॉमन ले ले बाहर, ओके, माइनस ये RT कॉमन आ गया, वट विल NP माइनस में NR, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेट इज डेल्टा NG। तो अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो इन अ केमिकल रिएक्शन तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करें इसके बेसिस पे, ओके। तो इस रिएक्शन के केस में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं। देखो, जब आप इसके अंदर वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो W इज इक्वल्स टू माइनस RT डेल्टा NG। माइनस R ना टेम्परेचर गिवन है, ऐसे ही रहेगा, पर डेल्टा NG को कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज नंबर ऑफ डेल्टा NG, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। प्रोडक्ट क्या है? ये रहा, इसके क्या है? 1 है, 1 माइनस में, ये तो सॉलिड फॉर्म है तो इसका तो काउंट नहीं होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म है। इसका मतलब डेल्टा NG कितना आया इस केस में? 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 पुट करें, मतलब 1 माइनस RT हो गया, तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन क्या आया आपका? नेगेटिव वर्क डन आया। नेगेटिव वर्क डन क्या का क्या मतलब है? कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपको कोई रिएक्शन गिवन हो और यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। वर्क डन इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी फाइंड बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है।
तो ये हो गई है अब केमिकल रिएक्शन के केस की बात। अब इरिवर्सिबल का जो है हम देखते हैं कि कोई सपोज इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मुझे याद नहीं कि मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया हुआ है या फिर नहीं, पर अगर नहीं करवाया हुआ तो हम कर लेते हैं, और अगर करवाया हुआ तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इरिवर्सिबल के केस में वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हम ये सीखेंगे। क्लियर? ठीक है, देखो इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो अब वर्क डन कैलकुलेट करो। W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V, दैट कैन बी रिटन एज V2 माइनस में V1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, और यहाँ से V की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो nRT बाय में P आ जाएगा, तो V को nRT बाय P की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में, अब देखो nRT बाय में P कैसे लिखेंगे, V2 है देयरफॉर nRT बाय में P2 हो जाएगा, और V1 है तो nRT बाय में P1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, nRT कॉमन है तो इसको बाहर निकालो, क्या हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में nRT 1 डिवाइड बाय P2 माइनस 1 डिवाइड बाय में P1, ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है P एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ इक्वल्स टू P2, तो इसको आप P2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, दैट इज़ P2। अब इसको अंदर ले जाओ आप, अब इस P2 को हम अंदर ले जाते हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो क्या हो जाएगा माइनस nRT P2 डिवाइड बाय P2 माइनस P2 डिवाइड बाय में P1। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट वी विल गेट माइनस nRT मतलब प्लस हो जाएगा ये, और P2 डिवाइड बाय में ऐसे हो जाएगा ना, ये 1 माइनस में P2 डिवाइड बाय में P1। यही क्या है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये वर्क डन की वैल्यू को पुट करो, PV आपको पता ही है nRT के इक्वल होता है, तो आप वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, और आपको पता होना चाहिए इरिवर्सिबल के केस में P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है एंड इज इक्वल्स टू P2, तो आप P एक्सटर्नल के प्लेस में P2 लिख दो, ये वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इससे रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है जब 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली, मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, फ्रॉम P1 आपको दिया हुआ है, P2 आपको गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है, एट फाइनाइट स्टेप, तो वर्क डन को कैलकुलेट करना है ना। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W इज इक्वल्स टू माइनस nRT 1 माइनस P2 डिवाइड बाय में P1। वैल्यूज़ को पुट करो, N कितना गिवन है 1 मोल, R आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कैल्विन में ATM में है तो ATM में पुट कर लो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -1 इंटू में R, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, 1 माइनस P2 कितना है 0.1, और ये क्या कितना है, डेट इज़ P1 क्या है 1 ATM। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -300 इंटू R इंटू 0.9, तो इसके अंदर आप R की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, या ऑप्शन में ये गिवन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वर्क डन को कैलकुलेट करना हो तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड द गिवन एग्जांपल इज दिस। ठीक है, तो ये सारी डेरिवेशंस तो अब हमने समझ ली हैं। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी समझ लिया। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है इस वीडियो का, और वो है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बस उसकी स्टेटमेंट ही एक, दैट इज ज़ीरोथ Z लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर ये लॉ बेस्ड होते हैं। ये इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, सपोज यहाँ पर एक 3 बॉडीज हमने रखी है, 1 2 एंड देन 3। ये बॉडी A है, ये B है और ये C है। इसका टेम्परेचर सपोज
TA है, इसका टेम्परेचर TB है और इसका टेम्परेचर TC है। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल है, मतलब TA इज़ इक्वल्स टू TC, और इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल है, मतलब TB इज़ इक्वल्स टू TC, तो इसका मतलब क्या होगा, जो TA और TB का टेम्परेचर होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास ये बन जाएगा। मतलब कि अगर कोई दो, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर दो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द थर्ड सिस्टम, जैसे ये दोनों अलग अलग सिस्टम है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में इसके साथ, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में इसके साथ, तो इसका मतलब क्या कि देन दे बोथ विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब उन दोनों का टेम्परेचर भी बिल्कुल इक्वल रहेगा। ठीक है, तो सपोज इसका टेम्परेचर इसके इक्वल है, इसका टेम्परेचर इसके इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों सिस्टम का, इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर भी इक्वल हो जाएगा। दे विल बी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। आई होप यू गेट दिस। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था जिसमें हमने जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो हमने रह गई थी टॉपिक्स कुछ, ठीक है, अगर हो गए हो तो हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो अब मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होता है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है, आपको सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। हमने इसके अंदर एक एक चीज़ पूरे अच्छे से बिल्कुल डीपली स्टडी की है, विद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं ना। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से तरीके से समझ में आया है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर।